तो आज की क्लास में जो लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है, पीपल हु हैव जॉइंड अस ऑनलाइन, और बिलाल हैदर, रफत खुर्शीद, ठीक है, और बाकी आपका नाम फरहीन, और बाकी लोग जो यूट्यूब पे हम लोग को देख रहे हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम। आज का जो लेक्चर होने वाला है बेसिकली, इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो या तो किसी के पास डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड डाउट्स भी होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तैयारी से पहले हम लोगों को जाननी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सिर्फ सिंपली ये पूछूं कि सिलेबस क्या है, तो 99 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीएस आती है। बट दिस इज नॉट सिलेबस, ये तो पैटर्न है पेपर का कि इतने मार्क्स की इतनी चीज़ें आती हैं। टोटल उसके अंदर का सिलेबस क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। उसके अलावा बहुत छोटी सी चीज़ हो गई सीट्स के बारे में जानना। सीट्स ज़्यादातर सब बच्चों को पता होती है सीट्स क्या है। अलग अलग चीजें भी है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग सारी बातें जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू हैंडल मैथमेटिक्स, कैसे आपको पढ़नी है मैथमेटिक्स, दैट जैद सर विल टेल यू, कैसे आपको पढ़नी है इंग्लिश, दैट मैम विल टेल यू, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन को किस तरीके से देखना है। दूसरा, आई विल बी टीचिंग यू जीएस। तो आज की क्लास में मैं जीएस का सिलेबस भी थॉरोली डिस्कस करूंगा, और उसके बाद ये भी देखेंगे कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना, ठीक। ओके, वालेकुम सलाम एवरीवन ऑनलाइन। ओके, देखो, बेसिकली सिलेबस देखेंगे आज, पैटर्न देखेंगे, कुछ ऐसे मिथ हैं रिगार्डिंग एंट्रेंसेस, एमयू एंट्रेंस स्पेशली जो होते हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये पता है सबको, ये पता है 100 मार्क्स का रिटन पेपर होता है, 25 मार्क्स का जीडीपीआई होता है, ठीक है। अब किसी को ये नहीं पता कि 25 में से जीडी कितने मार्क्स का होता है, पीआई कितने मार्क्स का होता है। बस इतना पता है कि टोटल 100 मार्क्स का होता है। अक्सर क्या होता है, अक्सर एक चीज देखी जाती है दैट बच्चे 100 मार्क्स में अगर कभी कमजोर पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो 100 मार्क्स का वेटेज है, अगर कुछ बच्चे इसमें थोड़े से कमजोर पढ़ रहे होते हैं तो वो ये सोच के सब्र कर लेते हैं कि यार 100 मार्क्स जो है इसमें की तैयारी ठीक नहीं हो पा रही है, यहां कवर अप कर लेंगे हम, है ना। बट हार्श रियलिटी अगर आप देखें, आउट ऑफ 125 मार्क्स, आउट ऑफ 125 मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है और 25 मार्क्स का जीडीपीआई है। तो अगर हम लोगों ने जीडीपीआई बहुत भी अच्छा किया, लेकिन हम यहां अच्छा करके नहीं गए, इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगी आपकी। इफ यू आर इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 मेरिट जा रही है फाइनल सिलेक्शन की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 30 नंबर भी आए तो आपको इंटरव्यू कॉल मिल जाएगी। आप इंटरव्यू में जाके 25 में से 25 भी स्कोर कर लोगे, स्टिल आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत कम नंबर है और मेरिट डिसाइड होती है मिला के इन दोनों को, है ना। तो ये कहने की जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जरा भी लैग कर रहे हो ये वाले सेक्शन में, तो इसको यहीं पे ठीक करो। अगर आपने ये छोड़ दिया कि 25 मार्क्स में कवर अप कर लेंगे, तो वो कवर अप नहीं होगा, बिकॉज जीडीपीआई में एवरेज मार्क्स 15 से लेके 18/19 तक मिलते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चों को लगभग लगभग बराबर नंबर मिलते हैं जीडीपीआई में। जो बहुत ही एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसको अबव 20 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर एक बच्चा ऐसा है जिसको 30 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल आई, एक बच्चा ऐसा है जिसको 50 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल आई, दोनों को सपोज कर लेते हैं कि 30 वाले को बहुत नंबर मिल गए, 25 के 25 नंबर मिल गए पूरे, जो कि मिलते नहीं है। कितना हुआ स्कोर? 55। और जो 50 वाला था, इसको सिर्फ 15 नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले, तो भी स्कोर कितना है? 65। तो मैटर ये कर रहा है हमारा सबसे ज्यादा यहाँ रिटन। ऑब्वियसली रिटन सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी देखिए ना, आउट ऑफ 125 कितना छोटा सा परसेंटेज है उसका, पहली चीज। तो हम लोग को ये पता लग गया कि पैटर्न ये है हमारे पेपर का। इसके अलावा जो लोग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एमबीए देते हैं, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन चूज करते हैं, या फिर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एक सब्जेक्ट है उसका भी अगर चूज करते हैं, तो इसके अलावा, इस 100 मार्क्स के अलावा एक पेपर और होता है 50 नंबर का, स्पेसिफिकली उन लोगों को देना है वो पेपर जो एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना चाहते हैं।
आप लोगों को नहीं देना जो अगर सिर्फ एमबीए की तैयारी कर। अब देखो, अगर पहले क्या हुआ करता था, देखो तैयारी और ज्यादा क्रिटिकल क्यों होती जा रही है हम लोग की, जो ऑनलाइन भी है वो भी सुने वाली बात। तैयारी क्रिटिकल हमारी किस लिए हो रही है? व्हेन आई वाज गिविंग दीज एंट्रेंसेस इन 2019, हमारे में देखो मेरे साथ क्या हुआ था वो बताता हूँ। कि फॉर एग्जांपल 2019 में जब एंट्रेंस दिया तो पहला एंट्रेंस जिसमें मैं गया दैट वाज एमएफएम, मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। तो मेरा एंट्रेंस ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, बट आई हैड अ ऑप्शन कि मैं एमएचआरएम का एंट्रेंस अच्छे से दे लूं। देन आई हैड अ ऑप्शन कि मैं एमबीए का एंट्रेंस अच्छे से दे लूं, एमबीए हॉस्पिटल का अच्छे से दे लूं क्योंकि अलग अलग होते थे तब। फिर मेरे पास ऑप्शन था एमएसडब्ल्यू का अच्छे से दे लूं या एमएससी का अच्छे से दे लूं, है ना। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, इस पूरे ये जो स्ट्रक्चर बनाया है एएमयू ने, इसको कर दिया है एमबीए कैट। अब एक पेपर देने से आप एमबीए एग्री मतलब सारे एग्जाम्स के लिए सिंगल पेपर है, सिंगल पेपर। एग्री बिजनेस भी आप जो पेपर देंगे वही 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसी वही एंट्रेंस टेस्ट होगा एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, एमबीए एमटीटीएम के लिए, एमएसडब्ल्यू, एमबीए जर्नल, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इस्लामिक बैंकिंग, एमबीए हॉस्पिटल, एमबीए एमएचआरएम, एमबीए इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। इन सारे के सारे कोर्सेज के लिए देयर इज वन एंट्रेंस। तो इफ यू डू बैड इन वन एंट्रेंस, सारे कोर्स गए। इफ यू डू गुड इन दिस वन एंट्रेंस, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। पहले होता था कि आपने एक जगह फंबल कर दिया तो आप दूसरा एग्जाम संभाल लेते थे, तीसरे में फंबल कर दिया चौथा आप संभाल लेते थे। नाउ इफ यू फंबल इन एनी ऑफ, सॉरी एनी ऑफ क्या, पेपर ही एक है, अगर आप एक इस पेपर में फंबल करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी सिलेक्ट होने की, ठीक है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। और जो भी बच्चे को डाउट है ऑनलाइन या ऑफलाइन, जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें डाउट है कि सर हमें कौन कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए, जब फॉर्म्स आएंगे यू कैन कॉन्टैक्ट मी। पर मेरी एडवाइस ये है कि सारे ही फॉर्म भरने चाहिए, उसमें लालच नहीं करना चाहिए थोड़े बहुत पैसे का, क्योंकि अपने आप को बेस्ट ऑप्शन दो। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि यार काश वो वाला फॉर्म भर देते, बट इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो ऑल दीज पेपर्स दैट यू विल गेट, आपको एक ही पेपर देना है और उसके बाद आपको सारे एंट्रेंसेस मिलेंगे उसमें, ठीक है, अवेलेबल जितने भी हैं। हाँ पूछो। एक बार टेस्ट दिया। देखो, आप फॉर्म हर किसी का अलग अलग भरेंगे, टेस्ट एक होगा और हर डिपार्टमेंट की लिस्ट भी अलग आएगी, सबकी अलग लिस्ट आएगी। हो सकता है कि आपका एक कोर्स में नहीं आए क्योंकि उसकी मेरिट बहुत हाई गई थी, लेकिन दूसरे में आ जाए क्योंकि उसकी मेरिट कम गई थी, ठीक है। हाँ ऐसे होता है, इंडिविजुअली हर की अलग लिस्ट आएगी। एम सॉरी एमबीए की अलग लिस्ट आएगी, हॉस्पिटल की अलग आएगी, एमएचआरएम की अलग आएगी, एमएफएम की अलग आएगी, सबकी अलग अलग लिस्ट आती है। लिस्ट कॉमन नहीं होती है, लिस्ट अलग अलग आती है। नाउ अगर हम सिलेबस को मेजरली देखें तो सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है, जो मैं दो पार्ट में ही मैं डिवाइड करता हूँ फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक तो मैथ्स पार्ट ऑफ द सिलेबस और दूसरा नॉन मैथ्स पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये डिवाइड इसलिए करा गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो देखो 50-50 है, 50 मार्क्स का मैथ्स रिलेटेड सिलेबस है और 50 मार्क्स हैज नथिंग टू डू विद मैथ्स। जीएस एंड इंग्लिश हैज नथिंग टू डू विद मैथ्स। और देखो एलआरडीआई में भी मैथ्स इतनी नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग में बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, जो थोड़ी सी टफ मैथमेटिक्स आती है वो आपकी कॉन्ट्स में आती है। तो अगर आपको पहले से ये लग रहा है, ठीक है, अगर आपको पहले से ये चीज लग रही है दैट यू आर वीक इन मैथ्स, पहली बात तो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी इतना टाइम बाकी है कि आप 3 बार पूरे एमबीए की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी लगता है कि आप मैथ्स में वीक है तो ट्राई टू इम्प्रूव इट, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप मैथ्स बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो बेयर मिनिमम जो चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, फॉर एग्जांपल रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वो आपको करके जाने ही जाने पड़ेंगे। और आप कंप्लीटली मैथ्स छोड़ के क्यों नहीं जा सकते, या कंप्लीटली इंग्लिश या कंप्लीटली जीएस क्यों नहीं छोड़ के जा सकते, ये भी हम अभी बताएंगे क्यों नहीं जा सकते छोड़ के, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैथ्स, एलआरडीआई, जीएस, इंग्लिश। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। दिस इज द मैट्रिक्स
प्रिपेयर्ड बाय ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, सब लोगों ने अपनी अपनी मैट्रिक्स बनाई है। इस मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पे चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, सेट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें लिखी हुई, ठीक है। अब वी हैव प्रिपेयर्ड एन एनालिसिस जिसमें ये देखा जा रहा है कि किस साल में इस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर सिस्टम देखो तो नंबर सिस्टम से लगातार 8 सवाल, कभी 6 सवाल, कभी 7 सवाल, कभी 11 सवाल, फिर 6 क्वेश्चंस अगेन, इस तरीके से आ रहा है। तो ये एक हाईली प्रिडिक्टेबल एरिया है, यहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ज्योमेट्री एक ऐसा ट्रिकी चीज है कि ज्योमेट्री में जब मैंने दिया था 1920 में 10 सवाल आए थे, ठीक है। उसके बाद एक सवाल आया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 भी नहीं। अब इससे हमको क्या पता लग रहा है, ज्योमेट्री बहुत टफ पोर्शन है। जब जब ज्योमेट्री से ज्यादा सवाल आते हैं, मेरिट उस साल की कम जाती है, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। बट यहाँ पे एक्सटेंसिवली पढ़ाई जाती है, ज्योमेट्री की बहुत सारी क्लासेस होती है जो जैद सर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आप देखें, ठीक है, और कैसे पढ़ना है दैट जैद सर विल टेल यू। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फॉर एमबीए स्पेसिफिक बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंट्रेंस। द ओनली वे टू डील मैथमेटिक्स इज रोज सॉल्व करनी है। अगर आपने मैथ्स को 10 दिन का गैप दे दिया, आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन राइट यू ऑन पेपर, आप भूल जाओगे जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है। पता है होता क्या है, देखो बच्चे क्या करेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, आएंगे क्लास में, लेक्चर देखेंगे, लगेगा सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ अरे ये तो यूं ट्रिक से बता दिया सर ने, यूं सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी भी पढ़ा रहे होंगे सर तो आपको पता लग रहा होगा। अब आप उसका रिवीजन मत करिएगा 10 दिन तक, 10 दिन बाद आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि जो सर ने बोला, जो ट्रिक्स बताई, वो सब वैनिश आउट हो गई। अब आपको ये लगेगा कि एक बार और लेक्चर देख लूं फिर याद हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जो चीज आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते थे, अब आपको उसके लिए पूरा 1 घंटे का लेक्चर देखने की जरूरत पड़ रही है। सो द बेस्ट वे इज रोज सॉल्व करो। बाकी डिटेल्ड क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ओरिएंटेशन ये जैद सर ने आपकी ली होगी, बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया, चलिए मैथ्स हो गया आपका। LR&DI, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसको DI एंड LR भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, काफी सारे, एनालॉजी, एज एंड एवरेज, असम्पशंस, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन, ऑड वन आउट, परसेंटेज, रैंकिंग, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस। इतना वेल डिफाइंड आपको सिलेबस शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक लिखा हुआ। और इसमें भी सेम चीज करी गई है, ये देखा गया है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे कि डेटा सफिशिएंसी से लगातार यहाँ पे सवाल आ रहे थे, 7 5 5 5 4 1। आपको लग रहा होगा ये डेटा सिर्फ 23 24 का है, 24 25 का डेटा क्यों नहीं है यहाँ पे, है ना। 24 25 का डेटा इसलिए नहीं है यहाँ पे बिकॉज 24 25 का जो पेपर आया था वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न पे आया था। मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा उसकी मेरिट भी अजीब सी गई थी। उसका रीजन ये था कि अजीब से कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि एक साल का पेपर अगर बहुत ज्यादा अजीब आ गया तो मैं उस साल के बेसिस पे पैटर्न को डिसाइड नहीं कर सकता, हो सकता है वो अलग आ गया हो। लेकिन जो जर्नल पैटर्न चल रहा है, 10 साल का जो पैटर्न चल रहा है, ये एनालिसिस जो करा गया है, इसमें हमारे पास इससे पुराने पेपर्स भी हैं, लेकिन वो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाए बिकॉज तब आता था पेपर 200 मार्क्स का, तो आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे पेपर कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब तो 100 मार्क्स का पेपर आता है ना, पहले 200 मार्क्स का आया करता था। तो LR&DI, जिस बच्चे ने अच्छे से क्वांट्स कर ली अपनी, वो LR&DI बहुत आराम से कर लेगा, DI LR बहुत आराम से कर लेगा, ज्यादा इसमें दिक्कत वाली चीज नहीं है। क्वांट्स और DI LR दोनों की एक वीडियो जैद सर विल टेक अप, ठीक है, जिसमें वो आपको थॉरोली बताएंगे जो टॉपिक्स हैं जिससे हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, और वो यूट्यूब पे भी जाएगी, यूट्यूब पे भी लोग देख पाएंगे, ठीक है। नाउ इट वी कम टू इंग्लिश। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास इन MBA एंट्रेंस जो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, जिसमें से आपको शॉर्ट पता है कि इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत पैटर्न रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे अब आ गया है, तो 5 तो उसके सवाल आ ही रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप 4 3 2 1 लगातार सवाल आ रहे हैं, 1 6 2 इन टॉपिक से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, लगातार इससे सवाल आ रहे हैं। और जैसे ही वाला वर्ब से सवाल आ रहे हैं, 2 3
2 1 2। तो इंग्लिश में अगर देखो तैयारी सब कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स क्यों प्रिपेयर करी गई है, बिकॉज तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमको वो पोर्शन देखना है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग नजर आ रहा है। अगर आप आंख बंद करके अभी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का सिलेबस लेके बैठ जाएंगे, इट इज अ नाइटमेयर, वो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिस मैम विल टीच यू, शी विल टेक अप द क्लासेस और वो आपको बताएंगी हाउ टू हैंडल दिस इंग्लिश, ठीक है। अब आते हैं मेरे सब्जेक्ट पे, जीएस पे, जो मैं आपको जीएस पढ़ाने वाला हूँ, जनरल स्टडीज। अभी तक आपने इसका सिलेबस देखा है ऑनलाइन? किसी ने देखा है? जो लोग ऑनलाइन चैट पे देख रहे हैं वो लोग बताइए, अभी तक किसी ने इसका सिलेबस देखा है, या आपने कोई भी सिलेबस देखा है कोचिंग ज्वाइन करने से पहले या कभी और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद? बिलाल, रफत, हैदर, बताइए। यस सर, देखा है। चलिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। ये जीएस का सिलेबस है एज पर एमयू वेबसाइट, एज पर एमयू वेबसाइट ये जीएस का सिलेबस है, ठीक है। अब इस सिलेबस को अगर मैं देखूं तो मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए, आप मुझे बताइएगा सबसे ज्यादा वेटेज इसमें किसका नजर आता है आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडियन सोशल सिस्टम, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिफॉर्म, सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल चेंज, social legislation, social policies, social welfare and schemes, sustainable development, changes in social, economic and political, technological and cultural environments, Indian polity, human rights, Indian history, geography, sports and current affairs। कौन सी आपको ऐसी चीज नजर आई जिसका बहुत ज्यादा आपको वेटेज लगा? एक तो आपको लगा कि इकोनॉमी की थोड़ी सी बात हुई, थोड़ी सी बात इकोनॉमी की हुई, वो इकोनॉमी में ही आ गया, नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी की बहुत बात हुई, है ना। सोसाइटी की कितनी बात हो रही है? इंडियन सोशल सिस्टम, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रिफॉर्म, सोशल प्रॉब्लम, सोशल चेंज, सोशल लेजिस्लेशन, सोशल पॉलिसी, सोशल वेलफेयर एंड प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, है ना, ये सारी चीज की बात हुई। उसके बाद एंड में लिख दिया थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी, एंड में लिख दिया एक वर्ड इंडियन पॉलिटी। ह्यूमन राइट्स, इंडियन हिस्ट्री लिख दिया, हिस्ट्री देख लिया इंडियन, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है इसमें, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री। और ज्योग्राफी लिख दिया, एक वर्ड ज्योग्राफी में लिख दिया, ठीक। तो ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो एक एक वर्ड लिखूंगा। मेन किस पे फोकस है? इकोनॉमी और सोसाइटी पे बहुत ज्यादा फोकस है। और हमारा जो पेपर बनता होगा एमबीए का, वो बनता भी बिल्कुल सिलेबस देखकर ही होगा। हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि सिलेबस देख के बनेगा पेपर। अब देखो, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ध्यान रखना, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीन चीजें एक एक बार लिखिए, और ये वाली चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में। नाउ लुक एट दी हार्श रियलिटी। आपको गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सोसाइटी से क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे। देयर आर ऑलमोस्ट जीरो क्वेश्चंस फ्रॉम सोसाइटी। जो टॉपिक सबसे ज्यादा बड़ा करके लिखा गया, उस टॉपिक से सवाल ही नहीं है। और ऐसा टॉपिक जिसका सिर्फ एक जगह नाम लिखा गया, इंडियन हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, लगातार सवाल आ रहे हैं, 6, 2, 4, 2, 3, हर साल सवाल आ रहा है। ज्योग्राफी एक बार लिखा हुआ था, इंडियन ज्योग्राफी, दैट्स इट। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी नहीं लिखा है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी लिखा है। और यहाँ पे ज्योग्राफी के दो पार्ट होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। दोनों से मिला के 6 सवाल, 7 सवाल, 5 सवाल, 1 सवाल, 3 सवाल। सेम गोज विद पॉलिटी, 2 सवाल फिर 0 हो गए, 4, 4, 8। इकोनॉमी 3, 8, 8, 0, अचानक से फिर 2 हो गए। अब आप एक चीज देखो इसमें,
नोटिस करने की कोशिश करना, मैं सबको बैठा रहा हूँ, ये आपके सामने स्लाइड है, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ। ये देखो कितनी ज्यादा रैंडमनेस है। रैंडमनेस, व्हेन आई एम सेइंग रैंडमनेस, व्हाट आई मीन इज कि प्रिडिक्टेबल नेचर नहीं है बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल जनरल साइंस, 1 2 3 2 तो 0 आ गए। एक साल इकोनॉमी से 8 सवाल आते हैं, अगले साल 0। पॉलिटी से 4 सवाल आते हैं एक साल, अगले साल 0। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से सवाल आ रहे हैं 3 1 4, लेकिन फिर 0 0। फिर कुछ मिसलिनियस हैं जिनको मैंने मिसलिनियस में डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से सवाल आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए आप, आउट ऑफ ऑल दिस, ये सारी चीजें देखने के बाद फिर कैसे हम डिकोड करें कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे हम जाने। फिर हम एक काम करते हैं ना, हम जीएस छोड़ के ही चले जाते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते? हाँ, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है दैट एवरीथिंग अंडर द सन इज जीएस। मतलब जो भी चीज दुनिया में चल रही है वो जीएस है ना, बच्चों को यही लगता है जीएस। लेकिन अगर हम कायदे से सोचें, अगर हम जीएस का सिलेबस देखें कायदे से और ये नोटिस करें, अगर हम ये सॉरी ब्लर हो गया, ठीक है, हाँ, अगर हम ये नोटिस करें जीएस का सिलेबस में दैट अगर कोई भी सवाल दुनिया में से कोई भी सवाल अगर बनेगा, कहाँ से बनेगा? या तो वो कोई इकोनॉमी का टॉपिक होगा, या तो वो कोई सवाल होगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी 3 तरीके के एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। या तो वो ज्योग्राफी का सवाल होगा, या फिर और किसका सवाल हो सकता है? इकोनॉमी का हो गया, या फिर चलो हाँ ठीक है, पॉलिटी का सवाल हो सकता है, ठीक है। या फिर होता नहीं है लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ, या तो वो एनवायरनमेंट का सवाल हो सकता है, साइंस का सवाल हो सकता है। साइंस के भी सवाल ये में पूछता नहीं है ज़्यादा, लेकिन सिर्फ लिख रहा हूँ, कुछ बताने के लिए लिख रहा हूँ। साइंस का हो सकता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का हो सकता है। करंट अफेयर में अभी डील नहीं कर रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि मैं करंट अफेयर क्यों डील नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूँ। करंट अफेयर का एक रीज़न है जो मैं अभी यहाँ पे करंट अफेयर बीच में नहीं ला रहा हूँ। सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा, हर एक चीज़ मुझे पता है जिन पे डिस्कशन करना है, बट टाइम आने पे अभी डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर कोई भी सवाल आएगा तो वो याद इन्हीं किसी सब्जेक्ट में से होगा ना, इसी किसी सब्जेक्ट में से होगा वो सवाल। तो फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहते हैं कि आपकी मैथ्स वीक है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 2 + 2, दैट विल बी 4। तो आपकी मैथ्स में एडिशन वीक नहीं है, पॉसिबिलिटी है आपका मल्टीप्लिकेशन वीक हो, पॉसिबिलिटी है आपका परसेंटेज, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें वीक हो, लेकिन मैथ्स तो वीक नहीं हुई ना आपकी, बिकॉज यू नो 2 + 2 = 4। इसी तरीके से आपकी जीएस वीक नहीं होती है, ठीक है। जीएस वीक होना कोई चीज नहीं होती है। हो सकता है आपकी ज्योग्राफी वीक हो सकता है आपकी हिस्ट्री वीक हो, बहुत लोगों की होती है, लोगों को हिस्ट्री पसंद नहीं आती, बहुत हो सकता है किसी की पॉलिटी वीक हो, किसी की साइंस वीक हो, है ना। हो सकता है इसमें से आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स वीक हो, 2 3 4 सब्जेक्ट्स वीक हो, इसलिए तो हम हैं यहाँ पे, वो हेल्प आउट करने के लिए। तो पहली चीज तो हमें अपने दिमाग में कुछ मेंटल मैप्स बनाने, कुछ ब्लॉक्स बनाने, कि ये वाला सब्जेक्ट, मतलब कोई भी अगर हम क्वेश्चन देखें जीएस का, तो उसको हम परसीव ऐसे ना करें ये जीएस का क्वेश्चन है। हमारे पास सेक्शंस होने चाहिए अपने ब्रेन में कि वो क्वेश्चन आ रहा है वो ऑटोमेटिकली ज्योग्राफी में जा रहा है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो पॉलिटी का है, देयर इज नथिंग लाइक जीएस, ये क्वेश्चन इसका है, ये क्वेश्चन इसका है, ये क्वेश्चन। कुछ मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, आई नो, बहुत मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, जैसे कि एक सवाल आया था विच इज द बिजिएस्ट ओशन रूट, ऐसी करके सी रूट या कुछ ऐसे ही था कि कौन सा ओशन ऐसा है जो कि सबसे बिजिएस्ट है। अब मैं इसको किसी जगह नहीं डाल सकता, बहुत ही ज्यादा जनरल सवाल था, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसी जनरल नॉलेज में डाल दिया, लेकिन ये रेयर होते हैं क्वेश्चंस। ज्यादातर क्वेश्चंस आप क्लासिफाई कर सकते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो हम यही करने की कोशिश करेंगे। हम एक एक करके अप्रोच करेंगे, हम जीएस को ऐसे खाएंगे नहीं, ठीक है। हम जीएस को खाने के फिराक में नहीं है कि बैठे और आज पूरी जीएस पढ़ ली। हम लोग क्या करेंगे, व्हेन वी विल स्टडी जीएस,
हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे कायदे से। मेरी जिम्मेदारी होगी, आई विल टीच यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, दैट आई कैन प्रॉमिस यू विल नॉट लीव द क्लास बिफोर यू गेट द टॉपिक 100%, बट देयर इज अ कंडीशन। मैं आपको इंटायर कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा सकता हूं, बट आपको जो उसमें फैक्ट्स रटने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच यू हाउ आरबीआई फंक्शंस। आरबीआई ये करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करता है, वो करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना इस तारीख में, ये मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया सब। बट जो डेट है आरबीआई की फॉर्मेशन की, फॉर एग्जांपल आरबीआई 1935 में बना फॉर एग्जांपल, तो 1935 इज अ फैक्ट दैट यू नीड टू नो, दैट यू नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू रिमेंबर। उसके पीछे आई कैन टेल यू द होल स्टोरी कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, आरबीआई ऐसे बना। ये सारी स्टोरीज, एनालॉजीज, एनेक्डोट्स जरूरी होती हैं टू मगअप दी कॉन्सेप्ट। मतलब आप कॉन्सेप्ट याद कैसे रखोगे, है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। दैट आई कैन टेल यू, दैट आई विल टेल यू, बट टू मगअप द कॉन्सेप्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोट्स आपको सब मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। जो ऑनलाइन यूट्यूब पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी नोट्स परचेज कर सकते हैं कोचिंग से आके, तो ये सारी चीज आपको मिलेगी, ठीक है। मैं डिटेल में अभी देखो डिस्कस नहीं करना चाह रहा पूरा सिलेबस, मतलब डिटेल इन मैंने ऐसे तो खोल दिया है। मैं पॉलिटी को फर्दर एक्सपैंड नहीं करना चाह रहा, ज्योग्राफी भी फर्दर एक्सपैंडेबल है, इकोनॉमी भी फर्दर एक्सपैंडेबल है। फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि इकोनॉमी में मैं आपको बैंकिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको मनी के बारे में पढ़ाऊंगा। मनी एंड बैंकिंग टॉपिक होता है, बहुत फेमस है। फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक फिस्कल पॉलिसी होता है, ठीक है, बजट का एक टॉपिक होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैं सारी चीज़ें खोल नहीं रहा हूँ अभी, बट मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है। इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन और आता है, हाँ, जिस पे मैं बात कर रहा था पहले, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया था, ये देख लिया था, हाँ, यहाँ पे थे, ठीक है। अब हम जीएस छोड़ के क्यों नहीं जा सकते? अगर हम कह रहे हैं कि इतना डाइसी मामला है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, हम छोड़ के क्यों नहीं जा सकते? बताओ, वाई नॉट लीव जीएस? तभी तो हम कह रहे हैं, हम, मैं बोल रहा हूँ जीएस छोड़ के चले जाओ, तैयारी करो सिर्फ 75 मार्क्स के पेपर की पूरी 25 नंबर की जीएस छोड़ो, और 75 मार्क्स की तैयारी करके उसी से पेपर क्रैक करने की सोचो। आउट ऑफ 75 मार्क्स क्यों नहीं? देखिए, देखो, तुमको 55 मार्क्स लेकर आना, 55 75 में से लाना ज्यादा इजी है, 100 में से लाना ज्यादा इजी है? में से लाना ज्यादा इजी है 55 मार्क्स। दोबारा सोचो, 55 मार्क्स 75 में से लाना ज्यादा इजी है या फिर 100 में से लाना ज्यादा इजी है? भाई जाहिर सी बात है, 55 मार्क्स 75 में से लाने के लिए तुम्हारी किस लेवल की एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना। और यहाँ लाना तो इजी है, यहाँ पे आप 45 क्वेश्चंस गलत करके आ सकते हो। इस मतलब मान लेते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मान लेते हैं, तो 45 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, स्टिल यू कैन गेट 55। यहाँ पे द बफर इज ऑफ 20 मार्क्स, सिर्फ 20 नंबर का बफर है। अगर 20 नंबर से ऊपर आपने छोड़े, आप खेल खत्म। एमयू इकलौता ऐसा एंट्रेंस है एमबीए में, अगर हम जामिया से भी कंपेयर करके देखें तो, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते कंप्लीटली। ना ही आप कंप्लीटली मैथ्स छोड़ सकते हैं ना ही जीएस, ना ही इंग्लिश, ना ही लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जहां आपने पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ा 25 मार्क्स का, आप इस सिचुएशन पे खड़े होंगे। और अगर पेपर इजी आ गया गलती से, ठीक है, ऑनलाइन कोई कह रहे हैं सर जीएस एक एज और वेटेज देता है, एग्जैक्टली जीएस एक एज और वेटेज देता है, जिसपे मैं आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था। 55 आउट ऑफ 75 लाने का मतलब ये है कि अगर, ये तो तब है जब पेपर मॉडरेट आया है, अगर पेपर इजी आ गया मेरिट और ऊपर जाएगी। सपोज करो मेरिट 60 चली गई, सपोज 75 में 60 मार्क्स लाना कितना टफ काम है। आपको 100% श्योर होना चाहिए कि आपकी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग बिल्कुल ठीक जाने वाली है, जो कि बिल्कुल ठीक इसलिए नहीं जाती है, मैं ये नहीं कह रहा यू आर बैड एट मैथ्स, बट
हर पेपर में ह्यूमन एरर होती है। जो यूपीएससी एग्जाम का रैंक 1 भी लाता है ना, उसने भी अपने हर पेपर में कोई एक सिली मिस्टेक करी ही होती है, जिसमें उसके 1-2 नंबर जाते हैं। आपके भी यहाँ पे जाएंगे 1-2 नंबर। अब ये बफर क्रिएट करने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा एज की, कुछ लोगों की मैथ्स वीक है, तो उस मैथ्स को सफाइस कैसे करें, जो मेरी मैथ्स वीक है उसको फिल कैसे करें, या अगर मेरी इंग्लिश वीक है तो उसको मैं फिल कैसे करूं, मेरी रीजनिंग वीक है तो उसको मैं, उसकी जो गैप आ रहा है मार्क्स का, वो फिल कैसे करूं, वो बफर प्रोवाइड करता है वो जीएस। यू गो बैक, अगर आप डिपार्टमेंट में आपका कोई सीनियर हो एमबीए डिपार्टमेंट में यहाँ पे भी, तो आप उनसे पूछिएगा, नो स्टूडेंट यू विल फाइंड एक्सेप्ट वन स्टूडेंट जो शायद बहुत ही ज्यादा कुछ ब्रिलियंट रहा हो मैथ्स में, बट 99 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स यू विल फाइंड इन द डिपार्टमेंट, आप उनसे पूछिएगा कि आपने जीएस में कितने क्वेश्चंस ठीक करे थे। कोई आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो 8, 9, 10 या 11, 12, 13 नंबर ठीक करके नहीं आया हो। 8 से लेके 12 क्वेश्चंस ठीक करके आए होंगे तभी वो डिपार्टमेंट में है, बिकॉज आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। छोड़ के गए तो आप 12 नंबर तो बहुत बड़ी चीज होती है, आपकी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है 2 नंबर्स में। और अगर आप पूरे 25 नंबर छोड़ के जाने का अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो इट इज वेरी डेंजरस। जितने हम मेरे स्टूडेंट भी रहे पास्ट ईयर्स में, जो अभी भी एमबीए कर रहे हैं, जो पास आउट भी होने वाले होंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने 10-12 नंबर की जीएस ठीक नहीं करी होगी। और उसके लिए एफर्ट लगता है, उसके लिए मेहनत लगती है। वही मेहनत तो करनी होती है एंट्रेंस निकालने के लिए, है ना? वही मेहनत तो मेहनत मांगती है। अब देखो, तो इसी वजह से हमको जीएस या कोई भी और सब्जेक्ट हम छोड़ के नहीं आ सकते। जामिया ऑन द कॉन्ट्रेरी एक ऐसा एंट्रेंस है जिसका हवा बहुत ज्यादा बना हुआ है, लेकिन वो एमयू से बहुत ज्यादा इजी एंट्रेंस है। और बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बट मैं उनको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव क्रैक्ड बोथ द एंट्रेंसेस, और मैंने दोनों एंट्रेंसेस का पढ़ाया भी है पिछले सालों में। जामिया में यू नीड 60 नंबर, फॉर एग्जाम्पल 60 नंबर चाहिए 170 में से, यू नीड 60 आउट ऑफ 170। तो आप कहोगे सर टफ भी तो बहुत आता है। कितना भी पेपर टफ आता हो, उसमें 60 क्वेश्चन ईजी मिल जाते हैं सॉल्व करने वाले। जैसे यहाँ पे भी 100 नंबर का पेपर आता है, कितना भी टफ पेपर आए, 30-35 इजी सवाल होते ही होते हैं, जिन जो आप यूं कर सकते हो। अब आपको बाकी के सवाल देख के लगता है अरे बहुत टफ पेपर है, पहले 30-35 तो सॉल्व करो, उसके बाद मॉडरेट वाले सॉल्व करना, फिर हार्ड वाले पे टाइम देना, है ना? इस तरीके से होता है। चलो, पीवाईक्यूज। अब हमको ये देखना है कि सिलेबस तो हमने देख लिया, लेकिन हमको पढ़ना किस डेप्थ में है पेपर, ठीक है? वो हमको कैसे पता लगेगा? पीवाईक्यूज। कैसे पीवाईक्यूज, कहाँ से मिलेंगे पीवाईक्यूज? देखो, एक तो आपको एमबीए के ही पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जो एमबीए जर्नल होता है, एक तो आपको इसी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बाकी के पीवाईक्यूज देखूं, तो पहले आपका एमएचआरएम का पेपर अलग हुआ करता था, आपको इसके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। पहले आपको एमएसडब्ल्यू का पेपर हुआ करता था, इसके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एमएफएम का अलग हुआ करता था, इसके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एमबीए एग्री बिजनेस का पेपर अलग हुआ करता था, इसके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ये पीवाईक्यूज क्या है? दीज आर योर फ्री क्वेश्चन बैंक, दीज आर योर फ्री क्वेश्चन बैंक। आप ढेरों सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, जो बच्चा कोचिंग कर रहा है रेगुलरली, और जो बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा है लेकिन वो 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका, वो आपसे आगे। वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग, रोज कोचिंग आओ, रोज क्लास अटेंड करो, घर जाओ, सो जाओ। एक बच्चा जो घर पे बैठ के सिर्फ 1000 क्वेश्चन लगा के चला गया, कंबाइंड सारे मिला के, वो आपसे आगे हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमको यही करना है। एमबीए इज नथिंग बट सॉल्विंग अबाउट 1 से लेकर 1500 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एमबीए पेपर निकालने के लिए। 1 से 1500 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये पता लग जाता है कि अब ये कोई नए तरीके का सवाल नहीं है, मैं कर चुका हूँ पहले। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप, मतलब सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को टच कर लेते हो। ऑल्दो जब यहाँ पे आप क्लासेस करेंगे तो आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है? लेकिन यहां से आपको वो सवाल मिल रहे हैं जो ऑलरेडी एमयू में पूछ चुका है। ऐसे ही सवाल आते हैं। आपने यहाँ, ये सब क्या है? दीज आर दी ब्रेन ऑफ एग्जामिनर। आप एग्जामिनर का ब्रेन देख रहे हो। अब जो पेपर आपके बना रहा है एग्जामिनर, वही एग्जामिनर है जो एग्जामिनर ये क्वेश्चंस बनाता है। यही पैटर्न है सारा का सारा। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो आप लगभग 90% क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चंस, 90% टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू नो।
कि अच्छा ये वाला सवाल तो मैं कर चुका हूँ पहले। और स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में तो बहुत होता है कि अच्छा ये सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट का तो मैंने सवाल किया है, कैसे किया है, पीवाईक्यू सॉल्व करा है। अरे ये क्वेश्चन आ गया हाउस अरेंजमेंट का, ये तो मैंने किया है, पीवाईक्यू में आया था। अरे ये तो परसेंटेज का वो वाला सवाल है, ये तो मैंने किया है, पीवाईक्यू में आया था। तो आप सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हो। सिमिलरली आप घबराओगे नहीं कि अरे ये कहाँ से सवाल आ गया, बिकॉज आप सारे कर चुके हो। इसके अलावा ये सारे तो करेंगे आप, इसके अलावा मैं आपको क्लासरूम में सॉल्व करवाऊंगा एसएससी सीजीएल का पेपर, बिकॉज एएमयू में स्पेशली जीएस और मैथ्स में एसएससी के डायरेक्ट सवाल उठकर आ जाते हैं एएमयू के पेपर में। तो हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के, जो मैं क्लास में करूंगा, यूट्यूब पे नहीं करूंगा, ये सिर्फ मैं क्लास में करूंगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सोर्स बता दिया, आप कहाँ से कर सकते हैं। मेरा रोल क्या रहने वाला है इस क्लास में, मेरा रोल क्या रहने वाला है इस क्लास में, दो चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं क्लासरूम में मेरा क्या रोल रहने वाला है, और दूसरा देखते हैं यूट्यूब पे व्हाट आई विल बी प्रोवाइडिंग। मैं यहाँ पे डिटेल्ड लेक्चर्स लूंगा of all the subjects, be it economy, be it polity, be it geography, be it history, be it awards and honors, current affairs, कुछ भी। करंट अफेयर्स में बाद में आएंगे, मैं क्यों उसको बात के लिए छोड़ रहा हूँ उसका रीजन है, ठीक है। ये मैं सारे लूंगा, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, एक आपको बुक मिलेगी जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ब्लू बुक। ब्लू बुक इज 1000 MCQs ऑफ जीएस, हर टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे आपको उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी आपको एक सिलेबस ट्रैकर मिलेगा। सिंस हमारा इतना सारा सिलेबस हम लोगों ने कर लिया है, करेंगे हम, तो हम ट्रैक कैसे करेंगे कि क्या हमने कर लिया, क्या हमारा रह गया है, ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है ना। फॉर दैट एक सिलेबस ट्रैकर है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे आई विल बी टेकिंग अप सिलेक्टिव लेक्चर्स। सिलेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आलतू फालतू चीज पढ़ाऊंगा। सिलेक्टिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट उठाते हैं हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस इंडियन नेशनल कांग्रेस से आए हैं, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से आए हैं, या फिर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से आए हैं, या फिर लेट्स से वाइसरॉय या गवर्नर जनरल से सवाल आए हैं, तो आई विल बी कवरिंग अप दीज टॉपिक्स की तरह मैं इनके लिए यूट्यूब लेक्चर्स लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे कवर करूंगा। ये भी डिटेल्ड होंगे, बट ये सिलेक्टिव टॉपिक्स के होंगे, थॉरो हर टॉपिक का नहीं होगा, ठीक है। वो क्लासरूम में ही रहेगा, अदरवाइज फायदा नहीं है, पर क्लासरूम और यूट्यूब सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें मैक्सिमम पॉसिबल कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ, जितना भी मैक्सिमम मिलेगा, बट जो थॉरो पूरा कंप्लीट होगा दैट विल बी इन द क्लासरूम ओनली, ठीक है। ये मिलेगा आप लोगों को। उसके अलावा आफ्टर दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू प्रिपरेशन ऑफ जीडीपीआई, पूरी जीडीपीआई प्रिपरेशन होगी आपकी, ठीक। ये हम लोगों का हो गया। अब आने वाले कुछ दिनों में यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, स्टार्टिंग विद, ठीक है। अब देखो ये सिलेबस ट्रैकर है जो मैं आप जो यहाँ से आपको कोचिंग से मिल जाएगा, बाहर से आप ले लीजिएगा, ठीक है, ऑफिस से। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आज हमने इकोनॉमी स्टार्ट करी और आज हम लोगों ने पढ़ा फॉर एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा, या फिर कमोडिटी मनी क्या होती है, या फिर एनपीसीआई क्या होता है, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये हम लोगों ने पढ़ा, 5 ईयर प्लान। तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे आज की, जैसे आज 30th है, आप यहाँ पे डालेंगे 30/12/26 खत्म। तो आपको पता लग गया ये टॉपिक सर ने पढ़ा दिया है। एट द एंड ऑफ दी हमारा जब पूरा इंटायर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपना ट्रैकर उठा के देख सकती हैं कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो सर से छूट गया। सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। दिस इज नॉट फॉर जीएस, ये जीएस के लिए भी है, ये मैथ्स का भी आप पूरा मिलेगा आपको, मैथ्स रीजनिंग सबका, इंग्लिश का सबका मिलेगा। उसके बाद दीज कॉलम्स आर फॉर रिवीजन, कि मैंने तो आपको पढ़ा दिया, आपने रिवीजन अगर करा एक बार आप टिक कर लेंगे, आपने रिवीजन अगर करा दूसरी बार आप टिक कर लेंगे। जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा आ रहा होगा टिक 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 टिक, और ये 2 गैप, ये अच्छा तो मैंने रिवाइज नहीं करे, तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ दोबारा से। ये आपको हेल्प करेगा सिलेबस ट्रैक, ठीक है। आई विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू विद द ब्लू बुक। ब्लू बुक बेसिकली क्या है, ब्लू बुक एक प्रिपेयर्ड, मैंने एक बुक प्रिपेयर की है जिसमें बहुत सारे ऐसे जीके जीएस के सवाल होते हैं जो कि क्लास में भी कभी कभी नहीं पढ़ाए जाते,
जो पढ़ाने जाने भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दिस इज अ ब्लू बुक, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज। ये पढ़ाने वाली चीजें नहीं है, मुझे भी अपनी रोजी हलाल करनी है, ये पढ़ाने की चीज नहीं है। यू शुड नो दीज थिंग्स, है ना, मतलब आप ऐसे भी देख के पढ़ लोगे, ये तो याद करने वाली चीज है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सबके मिला के 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे इस बुक के फॉर्म में। अगर आपने एक बार कायदे से पूरा पढ़ लिया है जो मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको रिवीजन नोट से भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि एवरी सिंगल टॉपिक हैज बीन कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। एक टॉपिक से अगर 5 सवाल बन सकते हैं, तो उस 5 सवाल को क्वेश्चन के फॉर्म में ही बना के इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली दिस बुक इज एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स, और ये हो गया ठीक। अब कोई और सवाल बचा तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज वी आर समिंग अप। कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइए। ऑनलाइन वालों का कोई सवाल है? हम्म, सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड में नेगेटिव मार्किंग होते हैं बेटा। उस एमकॉम का एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज आई डोंट टीच इन एमकॉम, बट होगा तो मैं बताऊंगा, मतलब पता करके बताता हूँ तुमको, ठीक है। दूसरी चीज, ऑब्वियसली कभी कभी बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, नॉट बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, बट व्हाई यू शुड ट्रस्ट मी। मतलब ये जो मैंने अभी इतनी सारी बातें, इतना सारा ज्ञान आप लोगों को दिया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे, इस पे आपको ट्रस्ट क्यों होना चाहिए? उसका रीजन ये है, बिकॉज ये सारी जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, ये किसी बुक की पढ़ी हुई नहीं है। ये सारी चीजें मैंने ट्राई करी हैं, टेस्ट करी हैं, और इनके रिजल्ट्स देखे हैं। दीज आर माई रैंक्स इन द ईयर 2019, जो मैंने एंट्रेंस दिए थे, उसमें ये सब मेरी रैंक है। एमयू एमबीए जनरल में 12, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 6, एमएचआरएम में रैंक 1 थी। अब बहुत से लोगों को ये भी लगेगा कि एमएचआरएम में रैंक कैसे आ सकती है, पहले रैंक आया करती थी, अब रैंक आना बंद हो गई है। एमयू एमएसडब्ल्यू में रैंक नहीं आती है, एमएफएम में रैंक नहीं आती है। आई गॉट सिलेक्टेड इन बोथ ऑफ देम। जामिया एमबीए में आई हैड रैंक 8, और मेरा जो एक रिमोट सेंसिंग का एमएससी था उसमें, ठीक है। बाकी आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम एफएमएसआर एमयू विद फाइनेंस एंड एचआर इन द ईयर 21, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी इन जनरल हमारी, ठीक है। नहीं, एमएचआरएम में इंटरव्यू नहीं होता है। एमएसडब्ल्यू इस्लामिक, देखो इस्लामिक बैंकिंग, इंटरनेशनल बिजनेस और एमबी जनरल का कॉमन इंटरव्यू होता है, कॉमन टेस्ट कॉमन इंटरव्यू, ठीक है। और आपका एमएचआरएम में इंटरव्यू नहीं होता, एमएसडब्ल्यू में होता है, एमएफएम में नहीं होता, एमबी एग्री बिजनेस का मैं श्योर नहीं हूँ, नहीं होता, एमएफएम में नहीं होता इंटरव्यू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं होता, ठीक है। ये सारे एंट्रेंस में नहीं होता। बाकी और कोई भी आपका डाउट है एंट्रेंस से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो यहाँ पूछ सकते हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आई विल बी टेलिंग द डाउट्स, मैं रिप्लाई कर दूंगा उस पर। ऑनलाइन बच्चे जो हैं, बिलाल कोई और डाउट, रफत कोई और डाउट, हैदर कोई और डाउट? बेस्ट कोर्स जैसा कुछ नहीं होता, एमएचआरएम से बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं, एमएचआरएम भी बहुत अच्छा कोर्स है। ऑन दी अदर हैंड एमबीए में मार्केटिंग से बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स जा रहे हैं, तो एमबीए मार्केटिंग भी अच्छा है। कुछ बेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, डिपेंड्स आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर, हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना है, तो आप एमएफएम में जाइए। आपको एचआर में जाना है, आप एमएचआरएम में जा सकते हैं। अगर आपको एचआर प्लस कुछ सोशल वेलफेयर वाले में जाना है, एनजीओ के साथ काम करना है, या फिर फील्ड वर्क करना है, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जाना है, तो आप एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। बैंकिंग बिल्कुल आप कर सकते हैं, फाइनेंस है, हाँ हाँ, फाइनेंस बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इफ देयर इज अ डाउट राइट यस, अदरवाइज लेट्स एंड द क्लास। चलिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्थ पार्ट कैसे कवर करेंगे सर? मैं कवर करवाऊंगा आप लोगों का हेल्थ पार्ट, ठीक है, लेकिन उसमें आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उसमें मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे ज़्यादा पढ़ने के लिए दूंगा आप लोगों को। हेल्थ पार्ट जो क्वेश्चन पूछा है अभी, कि हॉस्पिटल में जो हेल्थ वाला पार्ट आता है 50 नंबर का, वो कैसे कवर अप होगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी पढ़ाने की है, जो मैं पढ़ाऊंगा।
बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल विटामिन, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, कौन सी बीमारी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और डिफिशियंसी से रिलेटेड हो गया। बाकी जो जनरल साइंस का पार्ट है बायो का, वो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अबाउट दी करंट अफेयर, कौन सी वैक्सीन किसने बनाई, ये वैक्सीन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। डेंगी फॉर एग्जांपल का कैरियर कौन होता है, मस्कीटो कौन सा होता है जो डेंगी करता है, डेंगी के लिए नई वैक्सीन जो आई है वो कौन सी वैक्सीन आई है, इंडिया में कितने हॉस्पिटल बेड्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस आई विल मेक श्योर दैट कि मैं ये कवर अप करवाऊंगा। MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा कोर्स है सर, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। ठीक है, देखो MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कम जगह होता है। AMU के प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। देखो जब भी कोई बच्चा पूछ रहा है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा कोर्स है, तो वो एसेंशियली ये जानना चाहते हैं कि मतलब प्लेसमेंट्स कैसे हैं आफ्टर यू कंप्लीट द कोर्स, व्हाट आर द इंडस्ट्री पॉसिबिलिटीज। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हुए AMU से जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हुए हैं। फ्यू ऑफ माई क्लासमेट्स आर वर्किंग इन अ वेरी रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में अच्छी जॉब कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है बेटा कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज बायो ओरिएंटेड, ठीक है, और इधर मेडिकल ओरिएंटेड, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू गो इनटू अ हॉस्पिटल फॉर अ जॉब इंटरव्यू, तो अलॉन्ग विद द MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इफ यू हैव अ डिग्री इन लेट्स से BSc बायोलॉजी और BDS और MBBS, तो एक यू हैव अ एडवांटेज, एक एडवांटेज होती है वाइल क्रैकिंग द इंटरव्यू। अगर आप नॉन कॉमर्स, जैसे मैं, मेरी क्लासमेट थी विदाउट टेकिंग हर नेम, शी वॉज फ्रॉम BCom, ठीक है, उन्होंने BCom किया था, तो शी एंडेड अप इन बीइंग अ वेरी नाइस हॉस्पिटल, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। BCom के साथ उसने MBA हॉस्पिटल किया था, तो वो भी प्लेस हुई थी। एंड उसके अलावा जो BSc बायो वाले थे, बायो केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी वाले जो बच्चे थे, उन लोगों के भी प्लेसमेंट्स हुए हैं। सो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप सिर्फ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो यस, आपका स्कोप तो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। बिकॉज अगर आप फिर किसी नॉर्मल कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से MBA करा है, आप मार्केटिंग की जॉब के लिए क्यों आए। तो हो सकता है कि अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, कि आपको एक दो इंटर्नशिप मार्केटिंग की करनी पड़े, एक दो सर्टिफिकेट मार्केटिंग के लेने पड़े, फिर आप मार्केटिंग की जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा नैरो हो जाता है, आपको फिर खुद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दूसरी जॉब्स के लिए। हॉस्पिटल वाली जॉब्स तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगी जो HA की जॉब्स होती है, लेकिन बाकी जो जॉब्स होती हैं HR की जॉब्स, ये जॉब्स, इसके लिए आपको थोड़ा सा साइड में सर्टिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल यूडेमी, कोर्सेरा, ये जितने भी ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे आप सर्टिफिकेशंस ले लो, इंटर्नशिप कर लो कहीं अच्छी जगह, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। MBA हॉस्पिटल हो गया, मैं कवर अप करवाऊंगा इसका पोर्शन बायो वाला। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कवर उसी में हो जाता है, बस 50 नंबर का अलग से देना पड़ता है हम लोग को एंट्रेंस, उसके अलावा। यस, पहले भी था ये, पहले पूरा ही पेपर अलग होता था। ठीक है, एनी अदर डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है, इफ सर गर्ल्स के लिए कौन सा बेस्ट है MBA में कोर्सेज, देखो बेटा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम लिख लो। दीज क्वेश्चंस आई विल टेक अप इन द रेगुलर क्लास, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आई विल टेक अप इन द रेगुलर क्लास। कल से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। डोंट वरी, ऐसा नहीं है दैट आई विल नॉट बी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, लेकिन मैं ये रेगुलर में लूंगा, ठीक। रेगुलर क्लासेस में लेते हैं। लेट्स एंड दिस सेशन राइट नाउ।